हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही है। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स की बात करें तो प्रकाश का परावर्तन चल रहा है, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं अवतल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका अवतल दर्पण क्या कहलाता है। यदि किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो तो आपका अवतल दर्पण कहलाता है। एक एक लाइन में हम बात करेंगे, एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। जब किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो तो अवतल दर्पण कहलाता है। वहीं पे यदि हम बात करें कि मान लीजिए परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, ये आपका मान लीजिए यहाँ पे एक दर्पण है और इसका बाहरी भाग लेप है, अंदर वाला भाग दबा हुआ है। जब ये दबा हुआ है बच्चों तो ये आपका कहलाएगा क्या, ये आपका कहलाएगा अवतल। अवतल क्यों कहलाएगा? क्योंकि परावर्तक पृष्ठ मान लीजिए प्रकाश किरण यहाँ से आपतित होगी और परावर्तन के फलस्वरूप इधर चली जाएगी। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है जहाँ से प्रकाश किरणें परावर्तित हो रही है वो दबा हुआ है, तो आपका अवतल कहलाएगा। वहीं पे यदि कुछ इस प्रकार से हमारा दर्पण होता और अंदर भाग पर लेप कर देते तो आपका परावर्तक पृष्ठ कौन सा कहलाएगा? बाहर का कहलाएगा। तो ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, मतलब प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी और मान लीजिए परावर्तन के फलस्वरूप इधर चली गई, मतलब कुछ अपवर्तित हो गई और कुछ इधर आ जाएगी, या कि मान लीजिए इधर चलेगी, कहीं भी जा सकती है। तो फिलहाल जहाँ पे परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो तो आपका कहलाता है उत्तल। क्या कहलाता है? उत्तल। तो उत्तल क्या है बच्चों? जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो तो अवतल कहलाता है। अब जैसे बच्चों ये आपका एक अवतल दर्पण हो गया। क्या? अवतल दर्पण। यदि इसको मैं देखूं तो एक छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा भाग है। यदि इसको आगे बढ़ाऊंगा तो एक गोला बनेगा और उस गोले का केंद्र जो है बच्चों वक्रता केंद्र कहलाता है। और यहाँ पे आपका ध्रुव होता है और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दूसरा जो परिभाषा हम देखेंगे फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या कहलाती है बच्चों? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी। लेकिन मुख्य फोकस ही क्या है? मुख्य फोकस किसे बोलेंगे? यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, सब चीज समझ जाओगे, टेंशन नहीं लो, थोड़ा सा आप लोग समय दोगे तब। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि एक्स वाई हमने एक अवतल दर्पण लिया है। इसको अवतल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है, धंसा हुआ है। परावर्तक पृष्ठ क्या है बच्चों? दबा हुआ है। ठीक है, फिर से समझिएगा, ये जो आपका एक्स वाई क्या है? एक अवतल दर्पण है। इसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है, अवतल दर्पण है। ठीक है, इसको यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो एक गोला बनेगा और उस गोले का केंद्र आपका वक्रता केंद्र कहलाएगा। अगला नंबर सी और पी, मतलब वक्रता केंद्र और पी के बीच की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला पॉइंट, ये मुख्य फोकस क्या है? ये हमारा मुख्य अक्ष कहलाता बच्चों। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वो कहलाती है। जैसे रेखा आगे भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, तो ये रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित हुई है, देख सकते हैं, और परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, जैसे एफ से होकर जाती है यहाँ पर, तो एफ इसका मुख्य फोकस हो गया। और मुख्य फोकस और ध्रुव, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी वक्रता केंद्र सी क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहेंगे। क्योंकि हमें यही पता नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। हम वक्रता, जैसे हमारा वक्रता त्रिज्या है ना, ये इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और एफ और पी के बीच की दूरी स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक कहानी खत्म है। तो हमने कहा माना एक्स बाई एक हमारा अवतल दर्पण है। क्यों है? क्योंकि अंदर वाला भाग दबा हुआ है, परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है। पी इसका क्या है बच्चों? ध्रुव होता है, ध्रुव कहलाता है। ये जो हमारा दर्पण होता है उसका सेंटर पॉइंट ध्रुव होता है। एफ क्या है? मुख्य फोकस है। सी क्या है? वक्रता केंद्र है। इस मुख्य अक्ष के समांतर ए भी एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है, देख सकते हैं, और परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के एफ से होकर जाती है। यहाँ पर देखो फोकस से होकर चली जाती है। यदि हम बी और सी को मिलाते हैं तो ये आपका अभिलंब कहलाता है। अभिलंब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई साहब अभिलंब जो होता है परावर्तक बिंदु, यहाँ पे जो परावर्तक बिंदु होता है उसके लंबवत होता है। तो यहाँ से ये 90 डिग्री कोण बनाता हुआ, और ये आपका हो गया आपतन कोण और ये आपका हो गया अपवर्तन कोण। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, अपवर्तन नहीं, परावर्तन कोण। यहाँ पर परावर्तन पढ़ रहे हैं तो परावर्तन कोण आपको समझना है कि परावर्तन कोण है। थोड़ा यहाँ पे समझना ये है बच्चों
कि जब परावर्तन का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा भाई आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। तो ये आपका आई जो है आर के बराबर है। ये चीज़ आपको फैक्ट क्लियर है। तो मैं आपसे कह दूं कि भाई थोड़ा सा माना लिख लो, तो इतना आप लोगों को लिखना है कि माना एक्स बाई एक अवतल दर्पण है, पी ध्रुव है, एफ मुख्य फोकस है, सी वक्रता केंद्र है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ए बी प्रकाश किरणें आपतित होती है, परावर्तन के फलस्वरूप एफ से होकर चली जाती है। बीसी को मिलाया तो बीसी इसका अभिलंब हो गया, तब यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा परावर्तन के नियम से। ठीक है बच्चों, किसके नियम से? परावर्तन के नियम से या परावर्तन के नियमानुसार। परावर्तन नियमानुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। मतलब कोण आई ए बी सी, कोण ए बी सी, जिस कोण को हमको दर्शाना है वो सेंटर में होना चाहिए, बराबर हो जाएगा सी बी एफ। ठीक है बच्चों, सी बी एफ, क्योंकि ये आई और आर दोनों बराबर है, कोण सी बी एफ। ये कैसे हो गया? क्योंकि भाई आप लोगों ने पढ़ा है कि आपतन, ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। तो आपतन जो कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये किसके नियम से हमने कहा बच्चों? परावर्तन के नियमानुसार। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि ए बी जो है ये सी पी के समांतर है, समांतर है। अब यदि इसको कोई रेखा मिलाती है तो एकांतर कोण बराबर होगा। जैसे ये कोण और ये कोण समान होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ए बी और सी पी दोनों समांतर हैं और इसको क्या है, बी सी मिला रही है, तब ये दोनों एकांतर कोण कहलाते हैं। दो समांतर रेखाएं हों और उसको कोई एक तीसरी रेखा काट रही हो तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो चूंकि मैंने कहा कि ए बी समांतर है बच्चों पी सी के, चूंकि ए बी समांतर, जो आपका ए बी है वो समांतर है किसके? पी सी के। पहले फैक्ट समझिएगा, ए बी समांतर है किसके? पी सी के। और जो आपको बच्चों इनको जो है बी सी रेखा मिलाती है, बी सी रेखा क्या करती है बच्चों? मिलाती है, दोनों को मिलाती है। और जब दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा मिलाती है तो आपका जो एकांतर कोण होता है, मतलब ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ, और ये कहलाते हैं एकांतर कोण। क्या कहलाते हैं बच्चों? एकांतर कोण। फिर से समझने की कोशिश करेंगे। आप इसको समीकरण 1 दे सकते हैं और हम इसको समीकरण 2 दे सकते हैं। फिर से समझिएगा, ए बी और सी पी या पी सी एक दूसरे के समांतर हैं और इसको कोई तीसरी रेखा मिला रही है, तीसरी रेखा मतलब बी सी रेखा मिला रही है, तो ये जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण कहलाएगा। अब देखिए, जब ये इसके बराबर है मतलब ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, और ये इसके बराबर है मतलब ये 45 तो ये 45, तो कहीं ना कहीं आपस में बराबर होंगे। भाई जब जो आपका आई आर के बराबर है, आई यहाँ पे मान लीजिए थीटा के बराबर है, ये मान लीजिए थीटा, तो ये इसके भी बराबर, ये इसके भी बराबर, मतलब आपस में बराबर होंगे। कहीं ना कहीं आप देखो ए बी सी इसके बराबर है, ए बी सी इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। भाई आपका ये भी तो क्लियर है ना, समीकरण 1 और 2 से आप लिख सकते हो, समीकरण 1 हुआ 2 से, कि जब भाई ये लेफ्ट लेफ्ट के बराबर है तो राइट राइट के बराबर होगा। कोण सी बी एफ बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ। ठीक, ये दोनों बराबर हैं। अब थोड़ा सा और समझना है कि हमारे पास एक त्रिभुज है और उसके दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजा समान होंगी। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे जो आपका ये कोण है और ये कोण दोनों बराबर हो गए हैं ना, तो इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी बच्चों? समान होगी। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण समान है तो उनकी सम्मुख भुजा क्या होती है? समान होती है। तो त्रिभुज हम ले लेंगे, एक त्रिभुज ले लेते हैं सी बी एफ में, जो आपका एफ सी हो जाएगा वो आपके एफ सी जो हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा बी एफ के बराबर। ये कहाँ से आ गया सर? ये कहाँ से आ गया? तो समझ में नहीं आया। फिर से समझना कि यदि त्रिभुज में दो कोण समान हैं तो उनकी सम्मुख भुजा भी समान होते हैं। ठीक, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? समान कोण के सम्मुख भुजा,
समान कोण के सम्मुख भुजा लिख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। समान कोण के सम्मुख भुजा हमेशा बराबर होते हैं। यहां तक क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। आगे ये माना गया कि मान लीजिए दर्पण बहुत छोटा है तो ये जो BF हो जाएगा वो PF के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये बिंदु आकर के यहां तक हो जाएगी। जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो ये B जो होगा इसके अत्यंत पास हो जाएगा। डायग्राम से आप समझिए। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि दर्पण का द्वारक, चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, छोटो लिख दिया है ना, इसको आप काटना, छोटा होता है। और जब छोटा होता है तो बिंदु P जो होगा, बिंदु P के अत्यंत निकट होगा, अत्यंत निकट होगा। अत्यंत जब निकट होगा तो लगभग जो आपका FC है ना, वो लगभग BF जो है वो PF के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, FC जो हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा डाउट में होगा कि सर कहाँ से आ गया। कहने का मतलब जो आपका FC है ना बच्चों, वो PF के जगह हम कर सकते हैं, सॉरी BF के जगह PF कर सकते हैं। अब आपको समझ में नहीं आया कहाँ से। ये B जो है यदि P के पास में आ जाए, अत्यंत पास में आ जाए, तो BF जो है PF के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक फैक्ट क्लियर है। अब थोड़ा सा हमको दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर ऐसा क्यों कर रहे हैं जानते हैं? क्योंकि भाई साहब जो हमारा FC है इसका तो कोई मान नहीं है, इसमें PF जोड़ देंगे तो ये R कहला जाएगा। तो हो जाएगा PF धन FC बराबर PF धन PF। अब देखो PF और FC, P से F और F से C, तो ये हो जाएगा आपका PC और इधर हो जाएगा 2PF। अब चूंकि इसको हमने R कहा है और 2F, यही संबंध आ गया बच्चों, या स्मॉल f बराबर R/2। ठीक, ये संबंध है। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकला? अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अतः लिख लो, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसकी आधी होती है बच्चों? किसकी आधी होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा बच्चों। यहां पर मैं धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझाया ताकि आप लोगों को समझ सके। ठीक है, जैसे PF जो है बच्चों क्यों जोड़ा हमने, फिर से ये कंडीशन अभी तक में यहां तक तो क्लियर हो गया होगा भाई साहब कि इन दोनों कोणों को हमने तुलना कर दिया। फिर समान कोण के सम्मुख भुजा, ठीक है, द्वारक बहुत छोटा है तो ये जो आपका BF है इसके जगह हम PF कर सकते हैं। अब दोनों पक्षों में हम PF ही क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि जो आपका FC है अधूरा है, यदि उसमें हम PF जोड़ देंगे तो PC बन जाएगा और हमें R और F में तो संबंध बताना है, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे माइनस भी रखते ना बच्चों तो भी ये आपका कट जाता और आंसर इतना आ जाता। माइनस भी रखते तो भी आपका आंसर इतना ही आ जाता। यहाँ पर आप लिख भी सकते थे कि चूंकि PC का मान होता है -R और जो PF का मान होता है -F, क्योंकि जब भी हम दर्पण के बाएं साइड में लेते हैं तो ऋणात्मक लेकर चलते हैं, लेकिन ये दोनों ऋण ऋण क्या हो जाएगा? धन। तो यहाँ पर हम माइनस भी लेकर चलते हैं, माइनस, तो ये कट जाता और F बराबर R/2 निकल कर आ जाता। उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका अवतल दर्पण के लिए है और इसका हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रॉपर रूप से दिए जाते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, 96 85 29 91 49। व्हाट्सअप में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ चार्ज लगता है, प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।